राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। पटना के आसरा शेल्टर होम की 2 और महिलाओं को बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी शेल्टर होम की 2 महिलाओं की संदिग्ध मौत के बाद शेल्टर होम पर सवाल खड़े हुए थे और शेल्टर होम की मालकिन मनीषा दयाल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। एक बार और संदिग्ध परिस्थितियों में 2 और महिलाएं बीमार हुई हैं, लेकिन उससे पहले 2 लड़कियों की मौत भी हो चुकी है। तो पटना के जिस आसरा शेल्टर होम पर सवाल उठ रहे हैं, उसके केंद्र में एक महिला है जिसने दिल्ली से पटना तक सबको हिलाकर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पटना में मुजफ्फरपुर कांड 2 जैसा कुछ करने में ये महिला शामिल हो सकती है। हालांकि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन मनीषा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लड़की जो कभी सुसाइड करने का सोच रही थी, उसने पूरे सिस्टम को नचा दिया। कैसे हुआ ये सब, देखिए। ये मनीषा है, वो महिला जिसकी चर्चा इन दिनों बिहार में खूब है। न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक में। मनीषा पुलिस रिमांड पर है, लेकिन कल तक बिहार के पुलिस महकमे से लेकर सियासी गलियारे तक में मनीषा का सिक्का चलता था। लोग उसे मिली के नाम से जानते थे और मिली ने खुद का नामकरण बिहार की आयरन लेडी के तौर पर कर रखा था। वो कहा करती थी, कौन कहता है कि मौके नहीं मिलते? मौके मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। कामयाबी कभी आप तक नहीं आती, हमें कामयाबी तक जाना होता है। मैं कामयाबी को छूने नहीं, बल्कि कामयाबी पर राज करने वालों में से हूँ। मुझे आगे नहीं, बहुत आगे जाना है। मनीषा अमूमन पटना में होने वाले सोशल कार्यक्रम में जब गेस्ट के तौर पर बोलती तो हर कोई बस उन्हें सुनता ही रह जाता। उनके तीखे बोल उनकी पर्सनालिटी को काफी सूट करते थे और यही वजह थी कि जब वो प्रोग्राम से निकल जाती थी, उसके बाद भी वो लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना देती थी। मनीषा पब्लिक अपीयरेंस में ज्यादातर गहरे मेकअप में होती। इसे इन 2-3 तस्वीरों को देखकर भी समझा जा सकता है। ज्यादातर मौकों पर किसी सेलिब्रिटी की तरह आती और बीच में ही मौके से निकल जाती। इससे आयोजकों में उसकी हाई प्रोफाइल पेज 3 वाली महिला की इमेज गहरी होती चली। लेकिन उसे जानने वाले लोग कहते हैं कि एक तरह का उसका साइकोलॉजिकल गेम था, जिसमें लोगों को लगता कि मनीषा के पास समय की बहुत कमी है, वो बहुत बिजी रहती है। छोटे मोटे कार्यक्रम में जाने से मना करना भी उसी गेम प्लान का हिस्सा था। मनीषा की इफेक्टिव मार्केटिंग के सारे ट्रिक बिहार जैसे राज्य में काम करने लगे और देखते ही देखते बिहार की सियासत में पेज 3 पार्टियों में उसकी तूती बोलने लगी। पुलिस अधिकारी उसे नाम से जानने लगे और जब जहां जैसे चाहा उसने अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। लेकिन वही मनीषा आज पुलिस कस्टडी में है। पुलिस उससे अब कई ऐसे राज उगलवाना चाहती है जिससे बिहार के सियासी हलकों में भूचाल आ सकता है। पूछताछ चल रही है संचालक से और बाकी लोग जो इसमें शामिल थे, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है और पूछताछ में अनुसंधान जारी है। पूछताछ में जो भी या कुछ अनुसंधान में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये पटना के एसएसपी मनु महाराज थे। खबर है कि मनीषा से पूछताछ के लिए एसएसपी के निर्देश पर बड़े पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई। क्योंकि मनीषा का मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। क्या पता वो कब किसका नाम लेकर बम फोड़ दे। इसीलिए मनीषा उर्फ मिली उर्फ स्वयंभू आयरन लेडी की कहानी समझना जरूरी है। वो कहानी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आप उसके बारे में जान लीजिए। नाम मनीषा दयाल, निकनेम मिली, स्वयंभू नाम आयरन लेडी, काम एनजीओ के जरिए आसरा गृह में दिव्यांग महिलाओं की देखरेख। आरोप संदिग्ध गतिविधियां। आसरा गृह में 2 महिलाओं की संदेहास्पद मौत में आरोपी अभी कहां है? पटना पुलिस की कस्टडी में। करती क्या थी? सो कॉल्ड समाज सेविका, एनजीओ आसरा की संचालिका। ये मनीषा दलाल का संक्षिप्त सा परिचय है। कल तक जिसके रुबाब से पूरा थाना कांपता था, आज पुलिस कस्टडी में उसके सामने कई सवाल खड़े हैं। पर क्या मनीषा की कहानी बस इतनी भर है? शायद नहीं। मनीषा की कहानी सुनकर ही फिल्मी लगती है, लिहाजा इसे फिल्मी क्लिप के जरिए समझिए। रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाने वाले मधुर भंडारकर की एक फिल्म आई थी, फैशन। इस फिल्म का एक डायलॉग जो प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया था, वो बहुत हिट रहा था। इसमें प्रियंका कहती हैं, अब प्रियंका के किरदार ने जो कहा और रियल लाइफ में मनीषा दयाल जो लोगों के बीच कहती थी, उसे दोबारा एक ही स्क्रीन पर देखिए।
शायद चीजें आपके सामने साफ हो जाएं। मनीषा की कहानी को समझना चाहिए तो काफी हद तक फैशन की प्रियंका की मेघना माथुर की तरह ही है, क्योंकि काफी सालों पहले असफलताओं की वजह से मनीषा सुसाइड की कोशिश तक कर चुकी हैं, लेकिन फिर उसकी किस्मत ने ऐसा जोर पकड़ा कि वो रुकी नहीं। ये गया है, बिहार के 4 बड़े शहरों में से एक। मनीषा की कहानी इसी गया शहर से शुरू होती है। उसके पिता विजय दयाल गया में एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। बेटी को पढ़ाने लिखाने में विजय दयाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर माँ बाप की तरह मनीषा को पूरा लाड प्यार दिया। इंटर यानी +2 तक की पढ़ाई मनीषा ने गया में पूरी की। 1995 में वो गया से पटना आ गई। मनीषा को डॉक्टर बनना था। पटना में रहकर उसने इसके लिए कोचिंग क्लासेस ली, लेकिन किसी वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। 1996 में उसने बिजनेसमैन जीवन वर्मा से शादी कर ली। शादी के बाद मनीषा अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच से एक तरह से गायब हो गई। शायद कुछ पारिवारिक मजबूरियां रही। जब वापस आई तो उसके करियर का ट्रैक बदल चुका था। उसने 1996 में बीकॉम में दाखिला लिया। बीकॉम पूरा करने के बाद उसने फाइनेंस में MBA किया। पति का आर्थिक बैकअप अच्छा था, लिहाजा उसने 1997 में गारमेंट फैक्ट्री की नींव रखी। अपनी कंपनी में फाइनेंस और मार्केटिंग का काम देखने लगी। फैक्ट्री से बने कपड़े बिहार के शहरों के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल में निर्यात होने लगे। मनीषा की कंपनी चल निकली, लेकिन उसकी मंजिल कहीं पीछे छूट गई। वो जो करना चाहती थी कर नहीं पा रही थी, और इन सब में 2009 आ गया। कहते हैं इस दौरान मनीषा ने दिल्ली का रुख किया और यहाँ इवेंट मैनेजमेंट में करियर तलाशा। छोटे से शहर से दिल्ली आई मनीषा की भाषा अच्छी थी। बॉडी लैंग्वेज में बिजनेस कूट कर भरा था, लिहाजा इवेंट मैनेजमेंट में भी आगे निकलने लगी। 2009 में ही वो स्पर्श फाउंडेशन से जुड़ गई और नशा मुक्ति के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब मनीषा की तस्वीरें अखबारों में पेज 3 के पन्ने पर आई। उसके कॉन्टैक्ट बढ़े, उसे NGO की ताकत, उसके अंदर होने वाले खेल समझ में आए। लेकिन इसी बीच बुरी खबर ये आई कि उसके पिता विजय दयाल की मौत हो गई। करीब साल भर तक मनीषा गहरे डिप्रेशन में चली गई। 2012 के आखिर में वो रेड क्रॉस और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं से NGO के जरिए जुड़ गई। फिर उसने अपना दायरा बढ़ाया और महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की सोची। उसने संपर्क बढ़ाए और बिहार के सियासी गलियारों में दस्तक देने लगी। आज जब वो पुलिस कस्टडी में है, उसके सामने सवालों की फहरिस्त है, तब उसकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक एक कर वो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर ये, इसमें बिहार के पावरफुल मिनिस्टर में से एक श्याम रजक के साथ मनीषा खड़ी है। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें लालू यादव की पार्टी RJD के कोटे से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के साथ मनीषा खड़ी है। अगली तस्वीर में RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के साथ खड़ी है। ऐसी कई और तस्वीरें हैं। तस्वीरें मनीषा का शौक था और इसी वजह से उसके कद्रदान अक्रॉस द पार्टी लाइन मौजूद थे। पार्टी के टॉप लीडरशिप में उसकी पहचान थी, टॉप अधिकारियों में उसकी पहचान थी, और इतना रौब हो तो एक साधारण पुलिस वाले की क्या मजाल कि उसका कुछ बिगाड़ पाते। ये पुलिस वाले मनीषा को इवेंट में देखते, लेट नाइट पार्टी में, और अपने ही अफसरों के साथ देखते तो फिर उनके बस में तो कुछ था ही नहीं। शायद इसी वजह से पटना की राजीव कॉलोनी में मनीषा के NGO आश्रय से जब 2 महिलाओं की तबीयत खराब हुई और उन्हें पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH लाया गया, तो NGO की तरफ से स्थानीय पुलिस को खबर देने की जरूरत भी नहीं समझी गई। जबकि नियम ये है कि आप आश्रय गृह से किसी भी लड़की को बाहर निकालेंगे तो उसकी खबर लोकल पुलिस स्टेशन को देनी होगी। जब पटना के कलेक्टर से ये पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो सक पका गए। SSP ने ये मान लिया कि हाँ, ये गंभीर बात है। उस दिन जो लोकल थाना को है जानकारी नहीं दी गई थी, वहाँ पे PM अनुसंधान के लिए वहाँ तैनात थी और बाकी पदाधिकारी भी वहाँ तैनात थे। तो ये मेडिकल के लिए वहाँ पे PMCH ले गए, जानकारी तो उनको देनी थी, लोकल थाना को देनी थी, वो क्यों नहीं दी गई और क्या कार्रवाई थी। तो जांच का बिंदु है वह हम लोग यह देख रहे हैं कि जो दो मृत्यु हुई है वह जब वहाँ PMCH पहुंचे हैं तो इतनी स्थिति क्यों खराब होगी, क्यों इतनी तबीयत खराब होगी जिसके कारण ऐसी घटना हुई। वो सारा चीज जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और उससे क्लियर हो जाएगा, जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उससे भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दरअसल मनीषा ने अपना कद इतना बड़ा कर रखा था कि आश्रय होम के बाहर खड़े पुलिस वाले भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। थाने को कोई खबर नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि मनीषा में इतनी हिम्मत आई कैसे। दरअसल 2002 के बाद से मनीषा को चिरंतन कुमार का साथ मिला। चिरंतन कुमार आश्रय संस्था का संचालक है। वो भी मनीषा के साथ हिरासत में है।
इन दोनों ने मिलकर बिहार CCL2 का आयोजन किया, कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। ये आयोजन बार बार दो नाम से किए जाते थे। पहला अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन यानी HRF और दूसरा वाइल्ड आर्मी एंटरटेनमेंट। इसके तहत नो टू ड्रग और नो टू ड्रिंक जैसे अभियान भी चलाए गए। मतलब मनीषा पूरी तरह से सत्ता के खेल में मंच चुकी थी। वो जानती थी कि कौन सा आयोजन करने से वो सत्ता की आंखों में उनका रुबाब बना रहेगा, उनकी जो शख्सियत है वो बनी रहेगी। और नीतीश राज में शराबबंदी के दौरान भी वो इसी तरह के आयोजनों को बढ़ावा देने लगी। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि मनीषा वो काम पब्लिक में करती थी जिससे उसकी छवि बनती थी, वो काम पर्दे के पीछे करती थी जिससे उसका ग्लैमर, पावर, पैसे का पैशन पूरा होता था। देखते देखते मनीषा दर्जन भर NGO के कोर ग्रुप में शामिल हो गई। अब जरा नजर दौड़ाइए, मनीषा की पावर समझ में आ जाएगी। वो आसरा होम चला रही थी, अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन की निदेशक है, आत्मा फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर, भामाशाह फाउंडेशन ट्रस्ट की कमेटी में शामिल है, स्पर्श डी एडिक्शन सोसाइटी में काउंसलर, नव अस्तित्व फाउंडेशन की प्रोजेक्ट मैनेजर। आप गिनने बैठेंगे तो गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन मनीषा की प्रोफाइल खत्म नहीं होगी। अगर मुजफ्फरपुर कांड सामने नहीं आया होता और देश में इतना शोर नहीं होता तो बिहार के आश्रय गृह में 2 महिलाओं की मौत भी सामने नहीं आई होती। कहा तो ये भी जा रहा है कि पटना आश्रय होम में जिन महिलाओं की मौत हुई है वो मुजफ्फरपुर से ही पटना भेजी गई थी। जब TISS की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर कांड का खुलासा हुआ तो वहां से लड़कियों, महिलाओं को बिहार के दूसरे शेल्टर होम्स में भेज दिया गया। इन महिलाओं की मौत को लेकर सस्पेंस बढ़ा है। वैसे बिहार में हर चौक चौराहे पर मनीषा चर्चा में छाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बुलेटिन में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की सुर्खियां।